पिछले अध्याय में हमने राजनीतिक विचारधारा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ प्रमुख विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली है उदारवाद या लिबरलिज्म। उदारवाद आधुनिक या वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विचारधारा है। पिछली 4 शताब्दियों से पश्चिमी यूरोप के देशों में इसका बोलबाला रहा, इसलिए इसे पश्चिमी देशों की विचारधारा भी कहा जाता है। आधुनिक समय में चीन जैसे साम्यवादी देश, रूस एवं पूर्वी यूरोप के देशों एवं भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा भी विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में बाजार की व्यवस्था को अपना लेने के बाद इस विचारधारा को अपना लिया है। इस तरह यह विचारधारा प्राय विश्वव्यापी विचारधारा बन गई है। अब देखेंगे हम इसका अर्थ या परिभाषा या प्रकृति। उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा है। यह स्वतंत्र जीवन की वाणी है। यह व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन, अभिव्यक्ति, विचार विमर्श, विश्वास, व्यवसाय, कार्य, सहयोग आदि में अधिकाधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। यह व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है। उदारवाद व्यक्ति को महत्व देता है और समाज तथा उसके किसी खंड या अंश को नहीं। इसका आरंभ और अंत व्यक्ति से होता है। इसका मापदंड या कसौटी व्यक्ति है, समाज नहीं। डेकर हिटर ने अपनी रचना समकालीन राजनीतिक विचारों में लिखा है कि उदारवाद का सार तत्व है स्वतंत्रता। एक उदारवादी के लिए कुल मिलाकर व्यक्ति महत्व रखता है, समाज या उसका कोई अंश नहीं। एक व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देकर उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ब्रिटिश उदार दल ने संविधान में घोषणा की कि वह प्रत्येक चीज में स्वतंत्रता को प्रथम स्थान प्रदान करता है। ब्रिटेनिका शब्दकोश या एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार दर्शन या सिद्धांत के रूप में उदारवाद एक विचार है जो सरकार की पद्धति और नीति में, समाज के संगठन के सिद्धांत में, व्यक्ति और समाज के जीवन के ढंग में स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध है। उदारवाद को विविध संज्ञाएं दी गई। उदाहरणतः इसे एक मत, एक सिद्धांत, एक दर्शन या एक जीवन दर्शन, एक स्कूल, एक आंदोलन, एक विचार और एक दृष्टिकोण कहा जाता है। उदारवाद कोई सुनिश्चित विचार या सिद्धांत नहीं है, यह अत्यधिक लचीली विचारधारा है। इसे अपने आप को सुधारने या बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसके कोई सुनिश्चित ग्रंथ नहीं है जिनमें इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया हो। उदारवाद विकास का कोई निश्चित काल या देश नहीं है। ये पिछली 4 शताब्दियों से विद्यमान रही है और अपनी परिवर्तनशीलता के कारण इसके निरंतर बने रहने की संभावना है। पश्चिमी जगत से संबंधित विचारधारा रही है, परंतु वर्तमान समय में यह अन्य देशों द्वारा बाजार की अर्थव्यवस्था को अपना लिए जाने के कारण एक विश्वव्यापी विचारधारा बन गई है। मैकगर्वन उदारवाद को मानते हैं कि लोकतंत्र और व्यक्तिवाद दो पृथक विचारों या विचारधाराओं का मिश्रण है और उदारवाद साम्यवाद नहीं, वस्तुतः यह उसका विरोधी है। फिर भी समाजवाद की लोक कल्याणकारी और समाज सेवी नीतियों योजनाओं से प्रभावित है। अब देखेंगे उदारवाद की धाराएं अथवा प्रकार। पहला है परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद। यह व्यक्तिवाद पर आधारित उदारवाद है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की देन है। इसके प्रमुख समर्थक है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और माल्थस। जे.एस. मिल की प्रारंभिक रचनाएं और लेखक भी व्यक्तिवादी या नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर, सुमनर लूथर, मिल्टन, जॉन लॉक, स्पोंजा, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, फ्रीमैन, विलोबी और पेन आदि। परंपरागत या नकारात्मक उदारवादी व्यक्ति को महत्व देता है, समाज अथवा उसके किसी खंड या अंश को नहीं। इसका आरंभ और अंत व्यक्ति से होता है। इसका मापदंड या कसौटी व्यक्ति है, समाज नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकार उसके दर्शन के आधार हैं। जब बेंथम और डेविड ह्यूम ने उपयोगिता, सुख दुख और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को महत्व दिया, वहीं फ्रांसीसी फिजियोक्रेटस और ब्रिटेन में एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ने लेजर-फेयर या हस्तक्षेप या खुला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य के हस्तक्षेप या दखल अंदाजी का विरोध किया। इस तरह परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद के दार्शनिक आधार हैं लेजर-फेयर अर्थात व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र प्रतियोगिता, और पुलिस राज्य अर्थात राज्य एक आवश्यक बुराई है और इसका मुख्य कार्य रक्षा करना और मर्यादित करना है, न कि पोषण करना और समुन्नत करना। ये मानते हैं कि शासन का जो सर्वोत्तम रूप शासन का अभाव है, किसी रूप में शासन का अस्तित्व मानव की अपूर्णता का सूचक है।
परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद राज्य को केवल पुलिस कार्य सौंपना चाहता है। दूसरे शब्दों में वह राज्य के कार्यों या कार्य क्षेत्र को सीमित रखना चाहता है। उसे केवल सुरक्षा या बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा संबंधी और आंतरिक व्यवस्था संबंधी कार्यों को सौंपना चाहता है। राज्य का मुख्य कार्य रक्षा करना तथा मर्यादित करना है, न कि पोषण करना और समुन्नत करना। परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद और जे.एस. मिल इसके बारे में क्या कहते हैं? पहला कहते हैं विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल का कहना है कि यदि संपूर्ण समाज एक विचार है और केवल एक व्यक्ति ही विरोधी विचारधारा का है तो मानव जाति के लिए उसे शांत करना रखना उसी प्रकार न्याय संगत नहीं होगा जिस प्रकार यदि यह व्यक्ति संपन्न होने पर दूसरे व्यक्ति को चुप करा दे। मिल कहते हैं कि विचार का आरंभ में ही दमन करना है, चाहे वह कानूनी दंड द्वारा किया गया हो अथवा जनता द्वारा निंदित करके किया गया हो। सत्य का गला घोटना है। मिल कहता है कि विरोधी विचारधारा ही सत्य की परख है। यह आवश्यक नहीं कि परंपरागत या सर्वमान्य विचार अवश्य ही सत्य हों, वे असत्य भी हो सकते हैं। सरकार, बहुमत और सामाजिक कुलीन तंत्र अचल नहीं होते हैं। दूसरा है प्रतिबंध हानिकारक। परंपरागत या नकारात्मक उदारवादी प्रतिबंध नीति को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानता है। उसका मानना है कि प्रतिबंध या हस्तक्षेप से व्यक्तियों की योग्यताओं का दमन होता है, अतः प्रेरणा और आत्मनिर्भरता नष्ट होती है। कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वावलंबन तथा निर्णय लेने की शक्ति का ह्रास होता है। थर्ड है कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता। जे.एस. मिल व्यक्ति को कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है। उसका कहना है कि राज्य को कभी भी व्यक्तियों के कार्यों व्यवसायों को निर्धारित नहीं करना चाहिए। वे मानते हैं कि कार्य की स्वतंत्रता कुशलता और दक्षता के लिए अनिवार्य होती है। परंपरागत नकारात्मक या क्लासिकली उदारवाद की मान्यताओं जे.एस. हेलोवेज तथा आधुनिक राजनीतिक चिंतन की मुख्य धाराओं में पहला है मानव व्यक्तित्व का असीम, पूर्ण या निरपेक्ष मूल्य और सभी व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता, व्यक्ति की इच्छा की स्वायत्ता, व्यक्ति की विवेकशीलता और अच्छाई में विश्वास, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे कुछ अदेय या अहरणीय अधिकारों का अस्तित्व। दूसरा है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद को अन्य अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसे सुधारवादी उदारवाद, संशोधनवादी उदारवाद, लोकतांत्रिक उदारवाद, समाजवादी उदारवाद, लोक कल्याणकारी उदारवाद तथा उग्रवादी उदारवाद भी कहा जाता है। आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद लोकतंत्र एवं समाजवाद का समर्थन करता है। यह 19वीं-20वीं शताब्दी की देन है। इसके प्रमुख प्रतिपादक है टी.एच. ग्रीन और एच.जे. लास्की। जे.एस. मिल की बाद वाली रचनाओं में भी सकारात्मक उदारवाद मिलता है। इसके अन्य प्रतिपादक है एम. लोरेड, एल.टी. हाउस, डी.जी. रिचे, जे.एफ. होब्सन, जेम्स कीन्स आदि। सकारात्मक उदारवाद के विकास के कारण। पहला है नकारात्मक उदारवाद के आर्थिक दुष्परिणाम। 17वीं और 18वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद ने जिस पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया उसके 19वीं सदी में दुष्परिणाम आने लगे। इसने भयंकर आर्थिक संकटों और मंदियों को जन्म दिया। दूसरा, इसने श्रमिकों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो न केवल निर्धन और संपत्तिहीन था बल्कि जो अपनी असहाय स्थिति को सुधारने में अक्षम था और वह पूंजीपतियों के शोषण व अत्याचार का शिकार था। दूसरा है उदारवादी लेखकों की आलोचनाएं। स्वयं उदारवादी लेखकों ने नकारात्मक उदारवाद की कमजोरियों और सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें दूर कराने पर जोर दिया। तीसरा है श्रमिक संगठन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मांग। औद्योगिकीकरण ने श्रमिकों के संगठन को जन्म दे दिया। इन श्रमिक संगठनों ने जहाँ श्रमिकों की दशा सुधारने पर जोर दिया वहाँ उन्होंने कार्यों की सुविधा बढ़ाने, कार्य के घंटे निश्चित करने, उन्हें अच्छे वेतन देने आदि की मांगे भी प्रस्तुत करना स्वीकार किया। चौथा, इसके अंतर्गत लोकतंत्र अथवा वयस्क मताधिकार का विस्तार। 19वीं शताब्दी में वयस्क मताधिकार का विकास होने से लोकतंत्र पूर्णतः फलित हो गया। इसने समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तथा एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे उदारवाद के लक्षण या विशेषताएं। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है इसमें मानव स्वतंत्रता में अटूट विश्वास। उदारवाद का सार तत्व है व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता। यह मुक्त जीवन की वाणी है। इसका मानना है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रताएं प्राकृतिक, नैसर्गिक और जन्मजात होने से अनुलंघनीय व अहरणीय है।
डेकर हीटर ने अपनी रचना समकालीन राजनीतिक विचार में कहा है कि उदारवाद का सार तत्व है स्वतंत्रता। एक उदारवादी के लिए कुल मिलाकर व्यक्ति महत्व रखता है, समाज अथवा उसका एक खंड नहीं। लास्की कहते हैं कि उदारवाद का स्वतंत्रता से सीधा संबंध है। इसका जन्म ही समाज में एक वर्ग अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों के विरोध में हुआ है। ब्रिटिश उदार दल ने कहा है कि वह प्रत्येक चीज़ में स्वतंत्रता को प्रथम स्थान देता है। दूसरा है बलात् हस्तक्षेप विरोधी, यानी कि जबरदस्ती हस्तक्षेप का यह विरोध करता है। उदारवाद स्वतंत्रता का दर्शन है। यह बलात् या दमनकारी, आतंकित या हिंसक हस्तक्षेप का विरोधी है। इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना अधिक मूल्य है कि यह उस चीज़ का विरोध करता है जो उसे कम या मंद करती है अथवा शक्ति या सत्ता का निरंकुश विस्तार या केंद्रीकरण करती है। यह उन दावों का प्रतिनिधित्व करता है जो सत्ता से बाहर है और जिनके पास सत्ता का अभाव है। उदारवाद सर्वसत्तावाद विरोधी है, यह निरंकुशतावाद विरोधी है, यह अधिनायकवाद विरोधी है, यह एकाधिकारवाद विरोधी है, यह अनुदारवाद विरोधी है, यह केंद्रीकरण अथवा केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, यह मतांधवाद या कट्टरवाद का विरोधी है। तीसरा है विविधता या अनेकता या बहुलतावादी समाज पर बल। उदारवाद एक रूपता या अनुरूपता में विश्वास नहीं करता, यह विविधता, अनेकता और बहुलता में विश्वास करता है। नेक्स्ट है मानव विवेक में अटूट विश्वास। उदारवाद का मानव विवेक अर्थात बुद्धि पर अटूट विश्वास है। यह मानव विवेक को प्राथमिकता देता है, भावना, विश्वास, परंपरा या रूढ़ि को नहीं। यह ऐतिहासिक परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं एवं रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों एवं मान्यताओं की उसी मात्रा या सीमा तक स्वीकार करता है जिस मात्रा या सीमा तक वे मानव विवेक पर खरे उतरती है। नेक्स्ट है अधिकारों की प्राकृतिक अवधारणा में विश्वास। उदारवाद अधिकारों की प्राकृतिक अवधारणा में विश्वास करता है। उसका मानना है कि व्यक्ति को अधिकार राज्य या अन्य किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होते, व्यक्ति इन्हें प्रकृति से प्राप्त करता है, राज्य इन्हें स्वीकार करता है और उन्हें लागू करता है। हेकर कहते हैं कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित हैं, वे उसे जन्म से ही अपरिवर्तनीय हैं और जीवन पर्यंत रहने वाले तथा अहस्तांतरणीय हैं। राज्य या समाज एक कृत्रिम संस्था है। उदारवादी प्लेटो, अरस्तु व अन्य लेखकों की भांति राज्य को एक प्राकृतिक, नैसर्गिक या स्वाभाविक संस्था नहीं मानते, बल्कि वे हॉब्स, लोग रूसो तथा अन्य संविधावादी लेखकों की भांति राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। व्यक्ति साध्य, राज्य या समाज साधन है। उदारवाद आदर्शवाद की भांति राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन नहीं मानता। इसके विपरीत वे व्यक्ति को साध्य और राज्य समाज को साधन मानता है। उदारवादियों का मानना है कि संस्थाएं सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति संस्थाओं के लिए नहीं है। संस्थाओं का मूल्य नैतिक इच्छा और विवेक की शक्तियों को वास्तविकता प्रदान करने में है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि राज्य नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वह उसके मार्ग को अवश्य प्रशस्त कर सकता है। राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मार्ग में बाधा प्रस्तुत कर उसके मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष अवधारणा का समर्थक। उदारवाद मदानता एवं धार्मिक कट्टरता का विरोधी है, यह धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक है। सीमित एवं संवैधानिक शासन का समर्थक। उदारवाद असीमित, अमर्यादित, अनियंत्रित तथा स्वेच्छाचारी शासन में विश्वास नहीं करता है, यह सीमित, मर्यादित और उत्तरदायी शासन में विश्वास करता है। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन का आधार है और यह संविधानवाद है। नेक्स्ट है संवैधानिक या शांतिमय साधनों में विश्वास। उदारवाद और मार्क्स में एक प्रमुख अंतर यह है कि जब मार्क्सवाद समाज या राज्य में परिवर्तन हेतु क्रांति या हिंसा का सहारा लेता है, वहीं उदारवाद परिवर्तन हेतु संविधानवादी या शांतिमय कानूनों का सहारा लेता है। यह परिवर्तन हेतु गोली का नहीं बल्कि मतपत्र का सहारा लेता है। लोकतंत्र व लोकतांत्रिक पद्धतियों में विश्वास। लोकतंत्र की भांति उदारवाद के मूल आधार है जनशक्ति और जनसहमति। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास। उदारवाद निरंकुश या सर्वसत्तावादी राज्य की कल्पना नहीं करता, यह लोक कल्याणकारी समाज सेवी राज्य में विश्वास करता है। यह साम्यवादियों और फासिस्टवादियों या आदर्शवादियों की भांति इस बात में विश्वास नहीं करता कि राज्य नैतिकता को उत्पन्न करता है। लास्ट है इसमें विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति का समर्थक। उदारवाद उन सभी विचारधाराओं जैसा कि हीगल की उग्र
आदर्शवाद मुसोलिनी की फांसीवाद और हिटलर की नाजीवादी विचारधाराओं का विरोधी है जो युद्ध को प्रोत्साहन देती हैं तथा उसे राष्ट्रीय व मानवीय श्रेष्ठता का प्रतीक मानती है। उदारवाद युद्ध को अपूर्ण राज्य का चिन्ह और बुराई मानता है। कुछ प्रमुख उदारवादी जो लेखक हैं वो निम्न प्रकार है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। इनमें है जॉन लॉक, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है J.S. मिल, नेक्स्ट है इसमें हर्बर्ट स्पेंसर, उसके बाद है T.H. ग्रीन। T.H. ग्रीन के बाद आता है इसके अंतर्गत R.M. मैकाइवर और H.J. लास्की। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत ये कई बार पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन इसमें अमूमन पूछा जाता है कि उदारवाद व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और समाजवाद का मिश्रण है। उदारवाद के संबंध में अनेक भ्रांतियां पाई जाती हैं। कुछ लेखक उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्याप मान बैठे हैं तो कुछ इसे लोकतंत्र और कुछ इसे समाजवाद का। पहला, उदारवाद और व्यक्तिवाद। यह सत्य है कि परंपरागत नकारात्मक उदारवाद आदर्श व्यक्तिवाद रहा है और आधुनिक उदारवाद का भी सार तत्व है। व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता है। यह भी सत्य है कि उदारवाद व्यक्ति की भांति व्यक्ति को महत्व देता है, समाज अथवा उसके किसी खंड को नहीं। दूसरा है, व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। यह राज्य को आवश्यक इसलिए मानता है कि व्यक्ति अपूर्ण है और उसमें अपराध की भावना है, उसमें अतिक्रमण की प्रवृत्ति है, वह अहंकारी, लोभी, लालची और स्वार्थी है। अतः व्यक्ति की समाज विरोधी प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। तीसरा, व्यक्तिवाद प्रतिबंध की नीति को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानता है। उसका मानना है कि प्रतिबंध या हस्तक्षेप से व्यक्तियों की योग्यताओं का दमन होता है, अंतः प्रेरणा और आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वावलंबन तथा निर्णय लेने की शक्ति का ह्रास होता है और उत्तरदायित्व की भावना निर्बल होती है, चरित्र पंगु बन जाता है और व्यक्ति निर्धमी और आलसी बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें उदारवाद और लोकतंत्र। उदारवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित विचारधाराएं हैं। दोनों व्यक्ति के विवेक में विश्वास करती हैं, दोनों व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं में विश्वास है, दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व को गौरव और सम्मान प्रदान करती हैं, दोनों स्व विकास और स्व रक्षा को व्यक्ति के विकास के दो स्तंभ मानती हैं, दोनों लोक कल्याणकारी समाज उपयोगी नीतियों का अनुसरण करने का दावा करती हैं, दोनों जनशक्ति और जन सहमति पर आधारित शासन में विश्वास करती है। तीसरा इसके अंतर्गत उदारवाद और समाजवाद। उदारवाद और समाजवाद दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे की पूरक अवधारणा है, दोनों व्यक्ति के विकास और कल्याण से संबंधित अवधारणा है। एक स्वतंत्रता के माध्यम से सबको समानता प्रदान करती है तो दूसरी समानता के माध्यम से सबकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखना चाहती है। उदारवाद व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा है, दूसरी ओर समाजवाद समाज से संबंधित। उदारवाद व्यक्ति को महत्व देता है, समाज या उसके किसी खंड को नहीं। इसके विपरीत समाजवाद समाज को महत्व देता है, व्यक्ति को नहीं। उदारवाद व्यक्ति के निजी हित को अत्यधिक महत्व देता है जबकि समाजवाद सामाजिक हित को प्राथमिकता प्रदान करता है। उदारवाद स्वतंत्रता का विचार दर्शन है जबकि समाजवाद समानता का दर्शन है। उदारवाद पूंजीवाद का दूसरा नाम है, बाजार की अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र प्रतियोगिता में विश्वास करता है जबकि समाजवाद मानवतावाद है, यह पूंजीवाद का शत्रु और उसकी शोषण, लाभ, भाड़े और ब्याज की प्रणालियों पर अंकुश चाहता है। उदारवाद संपत्ति के निजी अधिकार को स्वीकार करता है जबकि समाजवाद संपत्ति का प्रयोग सामाजिक हित में करना चाहता है। अब देखेंगे हम उदारवाद का मूल्यांकन। उदारवाद समर्थकों और आलोचकों दोनों की आलोचनाओं का पात्र है। इसके समर्थक जहाँ इसकी विवादास्पद व्याख्याओं की आलोचना करते हैं वही इसके आलोचक वही इसकी मूल अवधारणा की आलोचना करते हैं तथा उन्हें चुनौती देते हैं। उदारवाद की आलोचना। उदारवाद फांसीवादियों और साम्यवादियों की कटु आलोचना का पात्र रहा। उन्होंने इसकी निंदा भ्रमित आदर्शवाद, अयोग्य बुद्धिवाद कहकर की। माइकल ओक्सेट कहते हैं कि अधूरा भोंडा और अविवेचित व्यक्तिवाद वास्तव में सामाजिक लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। लेलन ने प्रत्येक उदारवादी को अव्यवहारिक, शोकिया या मूर्ख की संज्ञा देता है। उदारवाद की यह कहकर भी आलोचना की गई कि यह नकारात्मक, तटस्थ, मध्यमार्गी, घिसा पिटा, यांत्रिक सिद्धांत है। स्पिलेनर ने आधुनिक उदारवाद के लिए बुर्जुआ या सर्वसाधारण शब्दों का प्रयोग किया।
आलोचना के प्रमुख आधार, सबसे पहला है कि ये एक लचीली व अस्थिर अवधारणा है। उदारवाद एक अत्यधिक लचीली और अस्थिर अवधारणा है और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचारों को किसी भी ओर तोड़ा मोड़ा जा सकता है। दूसरा है ये पूंजीवादी दर्शन है, ये धनाढ्यों का दर्शन है, सर्वसाधारण का नहीं। तीसरा है भ्रामक या भोंडा दर्शन है। उदारवाद एक भ्रामक या अधूरा दर्शन है, इसे कपटपूर्ण व अशिष्ट सिद्धांत भी कहा गया है। चौथा है राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। उदारवादी सोफिस्टो, होब्स, लोक व रूसो जैसे अनुबंधवादियों की भांति राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं और उनका मानना है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। परंतु उदारवादियों की धारणा मिथ्या है। राज्य कोई व्यावसायिक समझौता नहीं जिससे साझेदारों की इच्छा अनुसार भंग या समाप्त किया जा सकता है। राज्य एक प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक तथा नैतिक संस्था है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, जबकि राज्य एक बुराई नहीं बल्कि एक सकारात्मक अच्छाई है। आज का लोक कल्याणकारी समाज सेवी राज्य व्यक्ति के विकास में बाधा प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उसके नैतिक विकास में मार्ग में आने वाली बाधाओं या रुकावटों को दूर करता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत मानव विवेक पर आवश्यकता से अधिक बल। उदारवाद बुद्धिवादी है, वह मानव विवेक पर आवश्यकता से अधिक बल देता है और मानव इच्छा, भावना और संयोगों की उपेक्षा करता है। वास्तविकता यह है कि मानव न तो केवल विवेक का दास है और न केवल भावनाओं का, उसमें विवेक और भावना दोनों का मिश्रण होता है। इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व न देना। उदारवाद उन्हीं ऐतिहासिक परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं, रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों एवं मान्यताओं को मान्यता देता है जो मानव विवेक पर खरी उतरती हैं। वास्तविकता यह है कि एडमंड बर्ग कहते हैं कि इतिहास और परंपराओं से मुक्ति पाना अथवा उससे नाता तोड़ना न संभव है और न ही उचित है। नेक्स्ट है राज्य कार्यक्षेत्र संबंधी उलझन भरी व्याख्या। जे.एस. मिल जैसे उदारवादी लेखकों ने राज्य के कार्यक्षेत्र संबंधी न केवल विविध व्याख्याएं की बल्कि विवादास्पद व्याख्याएं भी की। जैसे मिल ने एसेज और लिबर्टी में जहाँ लेजेस फेयर की नीति का समर्थन किया और राज्य के आवश्यक बुराई माना, वहाँ उसने बाद वाली रचनाओं में द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में अनर्जित आय पर सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक दृष्टि से रचित मूल्यों पर विशेषकर करों का समर्थन किया। गुण, सबसे पहला है इसमें लचीलापन। उदारवाद का सर्वोत्तम गुण यह है कि यह सिद्धांत या धर्मांतवादी नहीं, अपनी लचीलता के कारण ही इसमें अपने आप को सुधारने व बदलने या अपने आप को समयानुकूल बनाने की शक्ति है। दूसरा है मानवतावादी दर्शन है। यह मानव और उसके व्यक्तित्व को महत्व और गौरव प्रदान करता है और राज्य और सामाजिक संस्थाओं पर उत्तरदायित्व डालता है। नेक्स्ट है खुले समाज का समर्थन। उदारवाद एक खुले समाज का समर्थन करता है, एक बंद समाज का नहीं। इसके कथन शाश्वत हैं कि सरकार, बहुमत और सामाजिक कुलीन तंत्र अचूक या अभ्रांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थन। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थक है। उसने उन सभी विचारों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का विरोध किया है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन। उदारवाद ने क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन किया है। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के नारों को बुलंद करने में उसने विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट है मुक्ति आंदोलनों को प्रोत्साहन। 19वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों और 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय व मुक्ति आंदोलन इसी विचारधारा से प्रेरित व प्रभावित रहे। सारांश में यही कहा जा सकता है कि उदारवाद 19वीं शताब्दी की एक अत्यंत विशिष्ट विचारधारा है। थैंक यू।